ये एक बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहा है। तो इसलिए सबसे पहले हम आप लोगों में से जानना चाहेंगे जो कि रस के विषय में क्या जानते हैं। कोई जिन्होंने पढ़ा हो रस के विषय में कुछ। जितेंद्र, जितेंद्र से ही प्रारंभ करते हैं। हेलो। हाँ जितेंद्र, हाँ जी जितेंद्र। सर, रस संप्रदाय के हैं भरत मुनि जो है, इनके रस संप्रदाय इनको माना जाता है, भरत मुनि जी को। और इसका जो एक सूत्र है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही। तो ये जो है रस रस का जो सूत्र कहा जाता है इसको, और इसके जो है 8 स्थायी भाव हैं। और और जो सात्विक जो रस हैं वो भी 8 हैं। और कौन सा था सर, अभी थोड़ा सर। और ठीक। भरत मुनि के नाटक में जो है 49 प्रकार के भावों का वर्णन किया गया है। 8 स्थायी भाव है इसमें, 8 सात्विक हैं, और 33 जो है व्यभिचारी भाव है। क्या सात्विक भाव क्या है? सो जो सात्विक भाव है वो है स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, बेपथु, वैपर्ण्य, अश्रु और प्रलय। अच्छा चलिए। जी सर। और कोई रस के संदर्भ में कुछ पढ़े हो, कुछ जानकारी हो? बिल्कुल सन्नाटा। ऐसा कैसे हो सकता है? आप सभी ने जी रस गुरुजी। रस के बारे में कुछ कुछ तो पढ़ा अच्छा, ही होगा। आचार्य भरत के अनुसार से 8 रस है, हम्म। और नवम और दसम रस भी है। शांतो अपि नवमो रस है, नवमा रस शांत को कहा गया है, और दसवां रस वात्सल को कहा गया है। ठीक। और अस्थाई रस जैसे श्रृंगार, हास, करुण, रोध, वीर, भयानका, इस तरह से 8 रस हैं। और उसका जो है ना 8 अस्थाई भाव भी है। रति, हासस्य, शोकस्य, क्रोधो, उत्साहो, भयम तथा जुगुप्सा, उष्म्यश्चेति अस्थाई रस। 8 रस है, उसका 8 रस भी है, श्लोक है, ठीक ध्यान ठीक ठीक बनाइए ठीक, उसमें नहीं भी। कोई बात नहीं। अनामिका। हाँ सर, मैंने भी देखा जैसे रस संप्रदाय के जो है वो भरत मुनि है। भरत मुनि के बाद जिसकी जो उत्पत्ति होती है रस की, ऐसे तो बोला जाता है रस हुआ है जिसका आस्वादन किया जाए। और अगर हम इसकी परिभाषा में जाते हैं तो ये कहते हैं कि वो क्या, हाँ जी, मतलब डिफिनेशन पे हाँ, विभाव अनुभव संयोग आदि रस निष्पत्ति, विभाव अनुभव संचारी भाव संयोग आदि रस निष्पत्ति, ये इसकी डिफिनेशन हो गई। इसके बाद हमारे रस 8 होते हैं, तो अगर रट रस है तो स्थायी भाव भी 8 हो जाएंगे। इसके बाद हमारे सात्विक भाव 8 हैं, व्यभिचारी भाव 33 है, या व्यभिचारी भाव को हम संचारी भाव भी कह देते हैं। इसके बाद फिर अगर हम एक एक रस में आते हैं तो आलम्ब, जैसे श्रृंगार रस में आलम्बन उद्दीपन आ जाता है। फिर आलम्बन उद्दीपन, विभाव के हमारे 2 टाइप हो जाते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। अब ठीक। आगे मैं चलो। कैसे हाँ। हाँ, प्रियंका दास। सर, हम लोग नवरस के बारे में पढ़ते थे, तो श्रृंगार रस, हास्य रस, ये जो न रस है इसके बारे ठीक है। चलो अब चर्चा करते हैं। ये जो वीडियो ऑफ करके शुरू से बैठे हुए हैं वो अपना वीडियो ऑन करेंगे, क्योंकि जब आप कक्षा में आते हैं तो थोड़ा अटेंटिव होइए। ठीक है? नहीं तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप यहाँ आकर के बस आप एक श्रवण परंपरा में मात्र रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जितने ही रहते हैं, आपको कुछ मिलता है तभी आप यहाँ पर रुकते हैं, और अगर आपको नहीं मिलता है तो वैसे भी आप नहीं आएंगे। ठीक ना? और अगर है तो अनिवार्य रूप से वीडियो ऑन करके रहें। अगर आपको वो दिक्कत है तो 5 मिनट आप रहिए, उसके बाद आप ऑफ कर लीजिए, लेकिन स्टार्टिंग आपका ऑन रहना चाहिए। ठीक है? अगर आप ऑन करके नहीं रहते हैं तो इसका अभिप्राय है जो कि आप बस यहाँ पर केवल भागवत कथा सुनने के लिए आते हैं, तो भागवत कथा सुनने की आवश्यकता नहीं है। खैर चलिए।
देखिए, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये रस के संदर्भ में आपने बहुत बार चर्चाएं सुनी होंगी, बहुत कुछ आपने समझा होगा, बहुत कुछ आप चिंतन आपने किया होगा। गाइड में भी उपलब्ध है, आपको बुक में भी बहुत सारे ग्रंथों में अलग अलग तरह से उपलब्ध है। यहाँ पर आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं उसका वैशिष्ट्य यह रहेगा कि आप रस को कैसे समेट सकें, क्योंकि रस आपको एकदम विस्तृत दिखता है, विस्तृत इस तरह से जिसको समेटना कठिन हो जाता है। रस को कैसे समेट सकें, रस क्या है, रस की आवश्यकता क्यों होती है, हम रस के लिए क्यों चर्चा करते हैं, फिर रस के संदर्भ में जो आचार्य रस सूत्र देते हैं, फिर उनके व्याख्याकार जो होते हैं, रस क्या है, उसी में विभाव, अनुभव, संचारी भाव आदि सभी आ जाएंगे, अभी चर्चा जो करेंगे हम। इसके बाद व्याख्याकार जो हैं, व्याख्याकारों के क्या मत हैं और किस तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न फंसाते हैं हमें और उनको कैसे निपटना है, ये हम देखेंगे। 1.5 घंटे का जो मैंने कक्षा ये रखा है वो इंटेंशनली रखा है, हालांकि मैं पीपीटी नहीं मैं उस तरह तैयार कर पाया हूं, और मैं वो रहता तो और थोड़ा बेहतर तरीके से होता, लेकिन मैं प्रयास इस तरह करूंगा जो कि आप सभी साथ साथ अगर नोट करते चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। अगर नोट नहीं करेंगे तो कक्षा के बाद फिर आपके पास कुछ रहेगा भी नहीं, ये भी बात तय है। तो इसलिए नोट करते चलेंगे, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करते जाएंगे और आप बहुत कुछ गेन करके जाएंगे 9:30 बजे तक। ठीक है, आपको प्रारंभ हम करते हैं कि सबसे पहले रस की आवश्यकता क्या है, रस के संदर्भ में हम चर्चा क्यों करते हैं, या आचार्य गण जो हैं चर्चा करते हैं क्यों करते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है। तो मोटे तौर पर आप ये देखते हैं जो कि ये आचार्य भरत जो चर्चा कर रहे हैं उन्होंने क्यों प्रारंभ किया, अर्थात ग्रंथ लेखन जो प्रारंभ किया वो क्यों किया है, तो लोकानुरंजन के लिए। लोकानुरंजन के लिए जो नाट्य परंपरा है, तो व्यवहार में जो हमें दिखाई पड़ता है वही आप देखते हैं काव्य एवं नाट्य में देखते हैं। तो सामान्य रूप से जो एक सामान्य मनुष्य है, आप वो पढ़ा लिखा है नहीं है सबको साइड कर दीजिए, उसमें कुछ मनोभाव होते हैं, वो सभी में होते हैं, इवन पशु पक्षी में भी होते हैं, हम सामान्य रूप से मनुष्य की बात कर रहे हैं। तो ये जितने भी भाव होते हैं, उनके जो संस्कार होते हैं अंतर्मन में, उनको क्लासिफाई करना बहुत कठिन है। हमारे मन में कितने भाव आते हैं, हमें हमारे मन में जो भाव हैं उनको अलग अलग क्लासिफाई करके बताना, ये अपने आप में बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। तो क्या किया गया, जो कि 8 प्रभाग में बांट दिया गया, कहीं पर 9 में, कहीं पर और भी ज्यादा बहुत सारे हो गए हैं। और ये जो भाव हैं ये स्थायी रूप से अनिवार्यतया हमारे अंतःकरण में विद्यमान होते हैं सुषुप्तावस्था में, जो कि उनको आप जब तक बाहर से किसी तरह से नॉक नहीं किया जाता है तब तक वो बाहर नहीं निकलते हैं, इस तरह के हैं। तो जो मुख्य रूप से बताया गया, जो ये जो 8 हैं या 9 हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि यही है, लेकिन सभी के प्रतिनिधि जो हैं भाव, उनको लेकर के इन्होंने रख दिया, जो कि ये रति है या हास है या क्रोध है या शोक है आदि आदि। ठीक, और यही कारण है कि विद्वानों में जो मतभेद होता है, जो कि कुछ है कुछ नहीं है, ये जो हो रहा है, कोई 8 कहते कोई 9 कहते, उसका कारण भी यही है, जो कि इनको स्पेसिफिकली काउंट करना कठिन है। लेकिन उन्होंने एक अपनी सुविधा के अनुसार एक स्पेसिफाई किया। वर्तमान समय में आकर के ये और भी महत्वपूर्ण हो गए। समाज में तो थे ही, ये शास्त्रीय दृष्टि से उनको लिया गया, लेकिन उसके बाद और महत्वपूर्ण हो गए वर्तमान समय में। अगर मनोविज्ञान की बात आप करते हैं, वहां आकर के और भी महत्वपूर्ण हो गए।
कि अमुक रस है, अमुक उसका रंग होगा, अमुक देवता है। तो ये क्यों दिए गए? तो ये जब आप मनोविज्ञान के साथ इसको जोड़कर देखेंगे तो आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। उससे भी आगे अगर आप बढ़ेंगे तो मनोविज्ञान के साथ साथ जो फिजिक्स है उसको अगर आप साथ करते हैं तो और भी बेहतर इस पर आप दृष्टिपात कर सकते हैं। रस, मनोविज्ञान, फिजिक्स, इनको लेकर के, क्या है, जहां पर कि तरंग चैप्टर जो है उसको ध्यान में रखते हुए। अब हम उस विस्तार में नहीं जा रहे हैं कि शोध की कक्षा ये है नहीं, एक मैंने केवल हिंट्स आपको दे दिया। अब हम साक्षात आते हैं, जो कि इन्होंने जो चर्चा किया है वह कहां से हम उसको प्रारंभ करें, कैसे हमें समझ में आएगा जो कि रस की चर्चा कहां से प्रारंभ हुई है। तो आप देखते हैं जो कि शब्द 3 हैं, अर्थ 3 है और व्यापार 3 है। ये तो सभी आप सभी जानते हैं, वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक, वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य और अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये सभी आप सभी परिचित हैं अच्छी तरह से। इसके बाद क्या देखते हैं आप कि व्यंजना व्यापार जो है, व्यंग्यार्थ जो है, इसे ही अलग अलग संदर्भों में कमोबेश ध्वनि कहिए, प्रतीयमानार्थ कहिए, व्यंग्य कहिए, व्यक्ति कहिए, ये अलग अलग नामों से तो कुछ अंतर है, कुछ कुछ, लेकिन मोटे तौर पर आप इसी तरह से जानते हैं इनको, ठीक है। अब ये व्यंजना जो व्यंग्य जो है या व्यंजना व्यापार जो है, इसको या ध्वनि जो आप कहते हैं, इसका अगर आप भेद प्रभेद प्रारंभ करते हैं तो आप बेहतर तरीके से, आपने साहित्य दर्पण पढ़ा होगा, वहां पर आपने देखा होगा, काव्य प्रकाश आपने पढ़ा, वहां पर आपने देखा होगा। करते क्या है, सबसे पहले 2 भागों में बांटते हैं ध्वनि को, या व्यंग्य जो कह रहे हैं 2 भागों में। ये व्यंजना को शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना आप पूर्णतः परिचित है। शाब्दी व्यंजना का विभाजन फर्दर करते हैं, आर्थी व्यंजना, जैसे आप काव्य प्रकाश वगैरह पढ़ेंगे, तृतीय उल्लास में आर्थी व्यंजना की चर्चा करते हैं। शाब्दी व्यंजना के क्या करते हैं, 2 प्रभेद कर देते हैं। कौन कौन प्रभेद हो जाता है शाब्दी व्यंजना के? जिनको नहीं समझ में आता है वो नोट करते जाएंगे, चार्ट बनाते जाएंगे, क्योंकि एक जगह आपको चार्ट कहीं मिलेगा नहीं आपको ना। पहले शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना, फिर शाब्दी व्यंजना जो है उनके आपको उनके भेद देखते हैं। और भेद में आप क्या देखते हैं, लक्षणामूला, अभिधामूला। लक्षणामूला को आप कहते हैं अविवक्षित वाच्य ध्वनि, ठीक, और विवक्षित वाच्य ध्वनि जो है वो अभिधामूला कहा जाता है। अविवक्षित लक्षणामूला और विवक्षित अभिधामूला, और नाम से ही स्पष्ट है, विवक्षित का अर्थ होता है कहा गया हो जहां पर, और डायरेक्टली जहां कहा जाएगा तो अभिधा ही होगा। तो अभिधामूला अर्थात विवक्षित वाच्य ध्वनि, और विवक्षित वाच्य ध्वनि लक्षणामूला। आपने आराम से इसको इतना तक आप समझ लिए। इसके बाद आप कहां जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वो जो आपने देखा था लक्षणामूलक ध्वनि, वो लक्षणामूलक ध्वनि के आप 2 भेद देखते हैं। एक भेद आप देखते हैं क्या, एक भेद देखते हैं अर्थांतर संक्रमित, और दूसरा देखते हैं अत्यंत तिरस्कृत, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप उतरिए, अर्थात जैसे आप तालाब में एक एक पैर आगे करके सीढ़ी से उतरते हैं गहरे पानी में जाने के लिए, उसी तरह आपको धीरे धीरे उतरना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा भी जल्दबाजी करेंगे तो पैर स्लिप करेगा, सीधा गहरे पानी में चले जाएंगे और फिर वो डूबने का चांस अधिक हो जाएगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, जो कि सबसे पहले शाब्दी आरती हुआ। आरती का तो आपने देख लिया, जो कि वहां पर वक्तृबोधव्य काकू नाम करके तृतीय उल्लास में उनके भेद बता देते हैं। यहां पर आप शाब्दी को देखें, शाब्दी में आपने 2 तरह से देखा, अभिधामूला, लक्षणामूला, विवक्षित वाच्य ध्वनि और अविवक्षित वाच्य पर ध्वनि, वाच्य ध्वनि। तो
और इसके बाद आप आते हैं लक्षणामूला मूला में। लक्षणामूला में क्या होता है, तो अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत दो देखते हैं। और उदाहरण आप वहां पर देखते हैं, जो कि अर्थांतर संक्रमित का तोमस्मि वच्मि विदुषाम सहवायो तिष्ठति आत्मीयाम मतिमास्थाय विधि तत्र विधेयि तत्र। ये मैं यहाँ पर पूरा विस्तार में नहीं जा रहा हूं, लेकिन मोटे तौर पर आपको स्मरण दिला रहा हूं, जो कि ये आप देखते हैं वहां पर अर्थांतर संक्रमित का। अर्थांतर संक्रमित में क्या होता है कि अपना अर्थ का त्याग नहीं करता है वो, लेकिन दूसरे अर्थ में संक्रमित हो जाता है। और अत्यंत तिरस्कृत में क्या होता है कि वह अपने अर्थ का त्याग करते हुए दूसरे में जाकर के दूसरे में संक्रमित होता है। एक में अत्यंत तिरस्कार नहीं करता है अपने अर्थ का, मूल अर्थ का, और यहां पर क्या हो जाता है, वहां पर उदाहरण आप देखते हैं, ये वाला जो उदाहरण है, उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रतिता भवता परम। ये जो आप उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते देख रहे हैं, इसमें मूल अर्थ जो है उसको पूर्णतः परित्याग कर देता है, तिरस्कार कर देता है, इसलिए अत्यंत तिरस्कृत है। इसी तरह फिर आगे आप बढ़िए, आगे आप देखते हैं दूसरा कौन सा था, अभिधा मूल ध्वनि। अभिधा मूल ध्वनि में आप देखते हैं संलक्षक क्रम और असंलक्षक क्रम। संलक्षक क्रम व्यंग्य जो है उनके बहुत सारे भेद हो जाएंगे, ठीक ना, बहुत सारे भेद हो जाएंगे। मतलब क्या कि उनके शब्द शक्तियुक्त, अर्थ शक्तियुक्त, वह शक्तियुक्त जाएगा आदि आदि करते हुए फिर वस्तु व्यंग्य, अलंकार व्यंग्य आदि हो जाएंगे। ये लंबा उनका विभाजन चलेगा और आप लास्ट में आकर के देखते हैं जो कि वेद खाब्द भी चंद्रा सरेसी विखेंद्वा, यहां तक आप पहुंच जाते हैं। लेकिन मैं वहां नहीं जा रहा हूं। इसका जो दूसरा भेद है असंलक्षक क्रम व्यंग्य, मैं वहां पर हूं। और ये चार्ट जो अभी तक आपने देखा, वो यहां पर आकर के हमारी जर्नी शुरू होती है, ठीक है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है रस के संदर्भ में, ठीक। अर्थात आप जो अभिधा लक्षणा व्यंजना को लेते हुए आगे बढ़े, उसका जो असंलक्षक क्रम व्यंग्य है उसी को कहते हैं अब रसादित ध्वनि, ठीक। और ये रसादित ध्वनि जो है, रसादि से अभिप्राय हो जाता है रस भाव तदाभास भाव शांत्यादि क्रम जो कहते हैं, रस भाव रसाभास भावाभास भावोदय भाव संधि भाव सबलता भाव शांति, ये जितने भी हैं ये सब आ जाते हैं इसके अंतर्गत। और अभी जो हम देखेंगे इसी को एक एक क्रम से देख रहे हैं, ठीक है। अब जो कुछ कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं उनको आप ध्यान में दीजिएगा, नोट करिएगा यहां पर। और मैं चाहूंगा जो कि आज 1.5 घंटे में इसको 1 घंटा और बचा है, इसमें हम रस के जितने भी विषय वस्तु हैं उनको मैं एक नजर आपके समक्ष देख लूं, ठीक है ना, ये रहेगा। तो अब जब रसादि ध्वनि कहा गया असंलक्षक क्रम व्यंग्य को, तो रसादि का अभिप्राय है रस आदि, अर्थात रस भाव रसाभास आदि जो है पूरा। तो रस क्या है ये पहले देखते हैं। तो रस के लिए हमने जैसे इससे पूर्व की कक्षा में मैंने कहा था, जो कि आपके हृदय में जो वह संस्कार के रूप में जो अलग अलग भाव हैं, अर्थात स्थायी भाव, वह जब अभिव्यक्त होता है क्लाइमेक्स पर आकर के, उसको कहा जाता है रस। अर्थात जब तक वह आपके अंतर मन में विद्यमान रहता है वह स्थायी भाव के रूप में ही होता है। लेकिन जब वो विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग होते हुए क्लाइमेक्स पर पहुंचता है तो उसको कहा जाता है रस। रति नामक स्थायी भाव आप में है, ठीक है। लेकिन जब वह एक एक करके विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संपर्क में आएगा तो फिर क्लाइमेक्स में आकर के रस मिलेगा। कैसे? तो ठीक जैसे आप गीजर को देखते हैं, गीजर का क्या होता है सिस्टम, जो कि ठंडा पानी एक पाइप से गुजारा जाता है, दूसरे पाइप से गर्म पानी निकलता है। तो बीच में क्या होता है कि कॉइल उसे हीट करने के लिए बीच में होता है,
अब यही सब काम करता है विभाव अनुभाव विचारी भाव। अर्थात ठंडा पानी आप समझ लीजिए स्थायी भाव है और गर्म पानी आप समझ लीजिए रस है। अर्थात स्थायी भाव ही रस है, लेकिन करना क्या होगा कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी रूपी पाइप से गुजारना पड़ेगा और गर्म पाइप होना चाहिए। ठीक है, ये चीज है। इसके लिए भरत मुनि ने सूत्र दिया क्या, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो यहां पर संयोग और निष्पत्ति, ये जो दो टर्म प्रयोग कर दिया इन्होंने, ये लड़ाई का कारण बन गया। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति जो कहा गया है, ये निष्पत्ति पद और संयोग पद ये जो है ये झंझट के कारण बन गए, जिसके लिए अभी हम इसी के सेकंड फेज में जो हम चर्चा प्रारंभ करेंगे इसमें, उसमें हम देखेंगे जो कि ये चार व्याख्याकार पैदा हो जाते हैं और अपना अपना मंतव्य देते हैं। वो चार व्याख्याकारों का मंतव्य इस तरह क्यों होता है वो भी हम देखेंगे। बहुत ही आसानी से उनके सिद्धांतों को देखेंगे, उनकी न्यूनताओं को देखेंगे और हम आराम से पहुंच जाएंगे रस के भेद में। अब हम एक एक करके देखते हैं, जो कि ये जो चर्चा जितना किया गया है उसको देखते हैं। तो अगर आप तृतीय परिच्छेद देखें वहां पर साहित्य दर्पण में, तो प्रारंभ ही करते हैं यहां से, अत कोयम रसः इति उच्यते। ठीक है ना, काव्य की आत्मा जो है रस, क्योंकि द्वितीय में आपने देखा था जो कि वाक्यम रसात्मकम काव्य में जो कहा गया था वहां से प्रारंभ हुआ था, और तृतीय में आकर के उन्होंने कहा सीधा सा विभावेन अनुभावेन व्यक्त संचारिण तथा रसतामेति रत्यादि स्थायी भाव सचेतसाम। ये आप देखते हैं, जो ये आप देखते हैं यह क्या होता है कि यहाँ पर साहित्य दर्पण का चर्चा करते हैं, जो आपके समक्ष में ग्रंथ है वहां पर आप देख रहे हैं। ठीक है, ये म्यूट कर लेंगे सभी। अनुपम झा, तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो रहा है, अब एक एक करके आप स्टेप बाय स्टेप आप आइए। होता क्या है कि आपने देखा जो कि विभाव अनुभाव संचारी भाव जो है इनसे अभिव्यक्त होकर के रसता को प्राप्त करता है। अर्थात जो सहृदय व्यक्ति हैं उनके हृदय में जो को आह्लादित करने वाला रस है वो वस्तुतः क्या है, स्थायी भाव ही है। और आप काव्य प्रकाश अगर देखते हैं तो वहां पर सीधा वो क्या करते हैं, भरत के रस सूत्र को कोट कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, वो क्या कहते हैं, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, इतना कह करके वो डायरेक्ट अर्थात चतुर्थ उल्लास प्रारंभ करेंगे तो अर्थांतर संक्रमित अत्यंत तिरस्कृत को बता देंगे और उसके बाद सीधा पहुंच जाएंगे जो कि रस सूत्र जो है वो बता देते हैं डायरेक्ट यहां पर आकर के। उसमें ये इनका अलग असंलक्षित क्रम जो है वहां पर आकर के चर्चा कर लेते हैं और कहते क्या है, क्योंकि रसभाव तदाभास भाव शांत्यादि क्रम भिन्नो रसाद्यलंकार अलंकारितया स्थित, ये चर्चा करके रस के स्वरूप बताते हैं। उसके बाद लक्त रस का जो सूत्र है वह कोट कर देते हैं। तो ये रस क्या बताते हैं काव्य प्रकाशकार, ये देखिए मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश को लेकर के। जहां मैं स्पष्ट कर रहा हूं जो कि काव्य प्रकाशकार कह रहे हैं, तो आप जो लिखिए तो ब्रैकेट में का इस तरह करके लिख लीजिएगा, और साहित्य दर्पण का जो है आपको समझने में तो वहां पर साहित्य दर्पण ऐसे लिख लीजिएगा, ताकि आपको जब भी आप अपना खुद पढ़ने लगे तो आपको कंफ्यूजन न रहे। रस का स्वरूप जब कहा जाता है तो आप स्पष्ट रूप से जानते रहिए जी, जो कहते हैं कारणान्यत कार्याणि सहकारीणि जानी च और इत्यादि स्थायिनो लोके तानि चेन नाट्य काव्ययोः विभावानुभावास्तत् कथ्यन्ते व्यभिचारिणः
व्यक्त सतय विभावाद्य स्थायी भावो रस स्मृत। स्थायी भाव जो है यही रस कहा गया है, और यही बात यहाँ पर भी कह रहे हैं, स्थायी भाव जो है उसी को यहाँ पर रस कहा गया है। जो सहृदय के हृदय में वासना के रूप में जो विद्यमान है स्थायी भाव, वह विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव से जब अभिव्यक्त होता है तो वह आस्वाद योग्य बनता है, इसको कहा जाता है रस। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं काव्य प्रकाशकार में, कारणान्वित कार्याणि। और देखिए कारणान्वित कार्याणि जो कार्य रस का स्वरूप जो बता रहे हैं, देखिए रस का स्वरूप और रस का सूत्र अलग है। रस का स्वरूप जो बता रहे हैं इसको आप समझने का प्रयास करिए और एक लाइन में लिखने का प्रयास करिएगा। कहते क्या है ये कि कहते ये हैं जो कि जो आप व्यवहार में देखते हैं, कारण कार्य सहकारी कारण, तीन देखते हैं आप, कारण कार्य सहकारी कारण। ये जब काव्य या नाट्य में दिखाई देते हैं तो ये क्रमशः विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव कहा जाता है। अर्थात रस के संदर्भ में विभाव जो है वह कारण है, अनुभाव जो है वह कार्य है, और संचारी भाव जो है या व्यभिचारी भाव जो है वह सहकारी कारण है। ठीक है। और स्थायी भाव किस तरह का कारण है? तो स्थायी भाव आंतरिक कारण है, और विभाव जो होगा वह बाह्य कारण, अनुभाव कार्य, और ये जो संचारी भाव या व्यभिचारी भाव है ये होते हैं सहकारी कारण होते हैं। ठीक है। ये आप रस के स्वरूप को समझ लिए। तो इसीलिए व्यवहार में जो रस की बात आ रही है, व्यवहार में जो रस की बात कर रहे हैं आप, वो अनिवार्य रूप से व्यवहार में जो आप देखते हैं जो कुछ, वह रस नहीं है, वह कारणकारी सहकारी कारण के रूप में है। वो तभी होगा रस के स्वरूप में आप देखेंगे, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव कहे जाएंगे जब वो काव्य या नाट्य में प्रयोग होंगे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखने का प्रयास करते हैं। काव्य प्रकाश में तो रस के सूत्र पर डायरेक्ट आ जा रहे हैं, जो कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग आदर्श निष्पत्ति। यहां पर क्या कर रहे हैं कि कारण कि विभावादि जो है वो आगे कहे जाएंगे, और सात्विक जो है वो अनुभाव रूप है, इसीलिए अलग से नहीं कहे गए हैं। नोट करके रख लेंगे, ये प्रश्न बनता है, इंटरव्यू वगैरह बनता है, सात्विक भाव क्या है? तो सात्विक भाव हम देखेंगे आगे, लेकिन सात्विक भाव का अभिप्राय क्या हो रहा है? सत्व का अर्थ होता है आत्म या मन, जो उससे संबद्ध जो भाव होते हैं वो सात्विक कहे जाते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे जो कि स्थायी भाव अलग है और ये सात्विक भाव अलग है। सात्विक भाव इज इक्वल टू अनुभाव भाव कह सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये इंटरव्यू में कंफ्यूज करवाते हैं। केवल अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे या कोई आपसे पूछता है तो केवल कंफ्यूज करवाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सीधा सा ये है जो कि सात्विक भाव सत्व का अभिप्राय होता है मन या आत्मा, और उससे संबद्ध जो है, उससे संबद्ध जो है वह सात्विक भाव है। और ये स्थायी भाव नहीं है, ये है कौन? अनुभाव के रूप में इनको हम गणना करते हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं, साहित्य दर्पणकार कर रहे हैं, और कह रहे हैं जो इसीलिए इनको अलग से नहीं कहा गया है। ठीक। विभावादयो वक्ष्यन्ते सात्विकाश्चानुभाव रूपत्वात् न पृथक्ता। ठीक। अब ये जो प्रक्रिया है उसी को यहाँ पर बताए हैं, जो कैसे वह स्पष्ट होता है, रस स्पष्ट होता है, वो यहाँ पर इन्होंने बताया। अब इस समय हम आगे देखेंगे जहां जहां हमें आवश्यकता है। अब आवश्यकता क्या है कि हमें विभाव क्या है ये समझना है, अनुभाव क्या है ये समझना है, व्यभिचारी भाव क्या है ये समझना है। क्योंकि विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव की परिभाषा की बात अगर करें तो काव्य प्रकाशकार नहीं चर्चा करते हैं। ये आपको साहित्य दर्पण को लेकर के ही चलना होगा। इसीलिए हमने जो दोनों ही ग्रंथों को एक साथ लिया है, इसी कारण से लिया है। हालांकि आप जब ये पढ़ेंगे क्या कहते हैं दुनिया लोग,
तो वहां पर भी जब रस की चर्चा करते हैं तो संक्षेप में कुछ चर्चा करते हैं, लेकिन विस्तार पूर्वक अगर देखें तो यही दोनों जो है इनको आप देखते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं जी कि रस और रसास्वाद के संदर्भ में ये विस्तार पूर्वक की चर्चा करते हैं, ये आपके लिए उपादेय है, इसलिए मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया। करें सत्वोद्रेका अखंड स्वप्रकाशानंद चिन्मय वेद्यांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मास्वाद सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राण कैश्चित प्रमातृवे स्वाकारवद दभिन्नत्वेनायमास्वाद्यते रस। ये आप जब काव्य प्रकाश में भी इस तरह का देखते हैं, लेकिन काव्य प्रकाश में कहाँ चर्चा होती है, ये जब अभिनव गुप्त व्याख्या करते हैं रस सूत्र की, उस समय में कुछ कुछ टर्म लेते हैं। तो जैसे ब्रह्मास्वाद सहोदर है, ये पूछा जाता है ये, तो यहाँ पर ब्रह्म जैसे आप कहते हैं अद्वैत वेदांत में, यहाँ पर ब्रह्म की जिस तरह अनुभूति होती है उस तरह यहाँ नहीं होता है। ब्रह्मास्वाद सहोदर, उनके सहोदर स्वरूप यहाँ पर ये कहा जा रहा है, मतलब वैसे ही कुछ। और ये क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ब्रह्म का जो बोध होता है वह अद्वैत रूप में होता है, दूसरा कोई नहीं होता है। लेकिन जब आप रस की बात करेंगे तो अनिवार्य रूप से दूसरा पक्ष रहेगा ही। ऐसा नहीं हो सकता है कि विभावानुभाव व्यभिचारी कोई भी ना रहे और डायरेक्ट आपकी रस की प्रतीति होने लगे, ऐसा नहीं होगा। और रस को कहा गया है विभावादि जीवितावधि, जब तक विभाव आदि होंगे तभी तक वह रस की प्रतीति होती रहेगी। विभाव खत्म, सब कुछ खत्म। आप मूवी देख रहे हैं प्रोजेक्टर से, आप एकदम बिल्कुल तन्मयता पूर्ण है वहां पर, लेकिन अचानक में बिजली गायब और आपको केवल सिल्वर स्क्रीन दिखने लगेगा और कुछ है ही नहीं। आपका जो रस था, रसभंग उसी समय में हो गया। और इसमें जो कि बता रहे हैं, जो कि और भी जो इनकी विशेषताएं हैं, ये हम देखेंगे अभिनव गुप्त का जब देखने लगेंगे वहां पर देखेंगे। लेकिन आप ध्यान रखेंगे जो कि रस का कहां पर किस तरह से चर्चा किया गया है, ताकि आप जब आवश्यकता हो तुरंत आप उसका अनुशीलन कर सकें। अब हम देखते हैं जो कि इनमें जो विभाव की बात करते हैं, तो इन सब का जो लक्षण एक एक लाइन में दिया गया है, वो लक्षण आपको ध्यान में रखना है। ये तो रस के संदर्भ में अलग अलग जितना भी इन्होंने बताया है उसका इन्होंने टीका में व्याख्यायित किया है। ये हो गया। इसके बाद हम आते हैं इस पर, क्या है अभी कौन आ रहा है, संगीता कुमारी, ये लेट क्यों हो गई है? ठीक, तो ये हम यहाँ पर हमने देखा। अब हम आगे देखेंगे कि हमें देखना क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, व्यभिचारी भाव क्या है, ये हमें एक एक करके देखना है, ठीक ना। और विभाव को अब क्या करेंगे, जो विभाव के दो आपको अलग अलग दिखेंगे, ये जो भेद दिखेंगे, आलंबन और उद्दीपन। ये क्या करेंगे, विभावित करेंगे, ठीक है। ये विभावित करेंगे, आस्वाद योग्य बनाने का प्रयास करेंगे। ये कहा जाता है, ये विभावादि की चर्चा उस बारे में जो की है उसी से देखेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक एक पन्ना जाने में बहुत टाइम लगेगा। तो ये जो वहां पर दिया गया है, इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। तो ये जो वहां पर दिया गया है, तो विभाव जो हो गए उनको विभावित करते हैं। और आप देखेंगे इनके दो भेद लेते हैं, कौन कौन है, आलंबन और उद्दीपन। तो विभाव की परिभाषा आप अलग से नोट कर लेंगे, जगह आप छोड़ लीजिएगा। उसके बाद आलंबन की परिभाषा क्या है ये देख लेंगे। और आलंबन सीधा ये है क्योंकि जो उस स्थायी भाव हेतु जो आलंबन बनता है, जैसे मान लीजिए कि क्रोध है स्थायी भाव, तो कोई एक ऐसा आश्रय होना चाहिए जिसको आधार मान करके वह स्थायी भाव आगे बढ़ेगा। अगर आप रति कह रहे हैं तो अनिवार्य रूप से कोई ऐसा होना चाहिए जिसको कि सामने में रख करके, आश्रय रख करके वह श्रृंगार रस जो है वह आगे प्रोसीड करेगा, अर्थात रति जो है वह आगे प्रोसीड करेगा।
तो ये कुल मिला करके विभाव के अंतर्गत दो जो है आलम्बन विभाव और दूसरा है उद्दीपन। उद्दीपन है जो कि जो उस स्थायी भाव को आस्वाद्यमान होने के लिए और उद्दीपित करता है, प्रचोदित करता है, वह है उद्दीपन विभाव। उसके बाद आप क्या देखते हैं, विभाव अनुभाव हो गया। फिर व्यभिचारी भाव की बात देखते हैं। व्यभिचारी भाव क्या, अनुभाव की बात देखते हैं। अनुभाव की है कि अर्थात पश्चात जो भाव होते हैं, यहाँ पर अनुभाव और व्यभिचारी भाव में बहुत कम अंतर आपको दिखेंगे, लेकिन मोटे तौर पर ये दिखेंगे जो कि ये जो मनोभाव जो है ये आप व्यभिचारी भाव में देखेंगे कि ये क्षण प्रतिक्षण बदलते हैं, किसी के कोई भी हो सकते हैं। वहां पर 33 जो व्यभिचारी भाव देखते हैं, यहां पर क्या होता है कि वह उसकी उपचित के लिए, उसके आस्वाद्यमान होने के लिए यह जो ये प्रतीत योग्य जो करवाता है वह होता है अनुभाव। अनुभाव क्या होता है कि अस्थायी भाव को प्रतीत योग्य करवाता है। मान लीजिए उसमें स्पष्ट होने लगता है कि इसको क्रोध आ रहा है, इसको गुस्सा आ रहा है, वह उसके जो मनोभाव है उनसे वो दृष्टिगत होने लगते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या होता है, ये व्यभिचारी भाव जो है, व्यभिचारी भाव आस्वाद्यमान होने से पूर्व की स्थिति है, तत्क्षण पूर्व की। जैसे कि उसमें ये देते हैं जो कि उपचिति जो होता है, अर्थात जब आस्वाद्य होने वाला होता है उस स्थिति में क्लाइमेक्स तक पहुंचाने का काम यह व्यभिचारी भाव के माध्यम से होता है। और व्यभिचारी भाव किसी का एक नहीं है, वह मिक्स होता रहता है। ठीक है, इसी कारण से उसको कहा जाता है व्यभिचारी। व्यभिचारी मतलब किसी का कोई, इस तरह जो कि जो नियम को न माने। जैसे है जो कि अग्नि है तो अग्नि में दाहकता होनी चाहिए, जल में शीतलता होनी चाहिए, लेकिन अगर यह न हो, नियम को न फॉलो करे तो कहेंगे व्यभिचार हो रहा है। और यही व्यभिचार पद आप समाज में भी देखते हैं, अन्य जगह भी जो प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये व्यभिचारी भाव तक आपने देख लिया, अनुभाव व्यभिचारी भाव तक। तो इसका आप लक्षण जो वहां पर देखेंगे तो उसमें अलग अलग बताएंगे जो कि अनुभाव के लिए, जो कि उद्बुद्धम कारण ईश्वरी बहिर्भावम प्रकाशयन लोके कार्य रूप सोनुभाव काव्य नाट्यो। ये जो बताया गया है इसमें अनुभाव के और भी जो अलग अलग लक्षण है वो आप भरत के नाट्य शास्त्र में अलग देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो सामान्य रूप से बताते हैं ये हम लेकर के चल सकते हैं। ये कहाँ पर, साहित्य दर्पण में। और अन्य जगह जो है अन्य आपको काव्य प्रकाश वगैरह में नहीं मिलेगा इस तरह से। ठीक है, काव्य प्रकाश में वो इसकी परिभाषा नहीं दी है, क्योंकि जितने भी हैं उनका अपना क्षेत्र है, क्यों चर्चा कर रहे हैं, आवश्यकता है या नहीं ग्रंथ में, उस अनुरूप उन्होंने किया है। अब उसके बाद क्या होता है कि ये जो आपने देखा विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव देख लिया, इसके बाद क्या होता है कि इनसे रस की, इनके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब संयोग पद जो कहा गया ये अपने आप भी बहुत महत्वपूर्ण है। सॉरी, निष्पत्ति पद। अब अलग अलग आचार्य निष्पत्ति का अलग अलग अर्थ लेते हैं और ये संबंध जो है इसको अलग अलग से व्याख्यायित करते हैं। तो इसके लिए आप एक चार्ट बनाएंगे। चार्ट किस तरह बनाएंगे, पहला कॉलम लिखेंगे 1 2 3 4, दूसरे कॉलम में लिखेंगे अर्थात सीरियल नंबर, दूसरे वाले में लिखेंगे व्याख्याकार, रस सूत्र के व्याख्याकार, तीसरे वाले कॉलम में लिखेंगे उनके मत, सॉरी उनके मत का नाम मत लिखिए, उनका उनसे संदर्भित दर्शन संप्रदाय, उनसे संदर्भित दर्शन संप्रदाय। उसके बाद दर्शन संप्रदाय के बाद लिखिए उनका मत, हाँ उनका वाद लिखिए, वाद। और फिर मत के में उनका जो उनका जो विचार है वो लिखेंगे। उसके बाद उनकी न्यूनता, अगला कॉलम, और लास्ट में रिमार्क के लिए रख लीजिए। इतना कॉलम रहेगा। अब पहला लिखिए आप। सर थर्ड कॉलम क्या बताया आपने? थर्ड कॉलम क्या बताया, कोई लिखिए सर बाद फिर से बोल दें।
चलिए अब एक एक करके लिखवा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो रिकॉल हो जाएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, पहला कॉलम था उसमें क्या था, सीरियल नंबर। म्यूट कर लेंगे सीरियल नंबर, जी म्यूट कर लेंगे जितेंद्र। हाँ, सीरियल नंबर, सीरियल नंबर में 1 लिखिए, और आचार्य का नाम जो दूसरे में है, व्याख्याकार का नाम, उसमें लिखिए भट्टलोल्लट, भट्टलोल्लट। तीसरा जो है वह है दर्शन संप्रदाय उनका, तो किस दर्शन संप्रदाय के अनुयायी रहे हैं ये, मीमांसा। ठीक है, चौथे नंबर में लिखिए उनके वाद का नाम, इनका वाद है उत्पत्तिवाद। ठीक, अब उत्पत्तिवाद क्यों है, कैसे याद रहेगा आपको, तो चूंकि मीमांसा में कर्म फल की बात की जाती है, अर्थात वाक्य मीमांसा है, वाक्य मीमांसा के माध्यम से कर्म फल की बात होती है, जो यज्ञ यज्ञ करेंगे हम फल प्राप्त होगा, तो यह कर्म फल की उत्पत्ति होती है, कर्म फल की उत्पत्ति होती है, और इससे आप याद रख सकते हैं जो कि उत्पत्तिवाद इनका सिद्धांत है। अब इनका मत क्या होगा, तो आप यहाँ पर देख लेंगे, विवाह ललनोद्यानादि आलम्बनोद्दीपन कारण इत्यादि को आदि आदि करते हुए इनका ये होगा, नोट करेंगे, एक लाइन मत लिख लेंगे, जो कि विवाहवादी के द्वारा, विवाहवाद के द्वारा या विवाहवाद के संयोग से रामादि में रस की उत्पत्ति होगी, रामादि में रस की उत्पत्ति होगी, मुख्य रूप से, अर्थात मुख्य रूप से रामादि में रस की उत्पत्ति होगी, और राम का अनुकरण करने के कारण नट में भी होगा, राम का अनुकरण करने के कारण नट में भी होगा। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए तो हमेशा के लिए याद रहेगा, नहीं समझने का प्रयास करेंगे तो आप खुद समझिए। देखिए, आप कल्पना करिए जो कि आप थिएटर में बैठे हुए हैं और आप नाटक देख रहे हैं, ठीक है, अपने आप को आप ऑडियंस के रूप में वहां पर मान लीजिए, दर्शक के रूप में। आप 3 स्टेज की कल्पना करते हैं, आप है तीसरे स्टेज में। पहला स्टेज क्या होगा, जिसका रोल प्ले किया जा रहा है, जैसे रामलीला खेली जा रही है तो राम सीता का रोल प्ले किया जा रहा है, ओरिजिनल राम जो है होंगे जब कभी रहे हों, ठीक है, या शकुंतलम कहीं पर खेला जा रहा है तो ओरिजिनल शकुंतला दुष्यंत जो होंगे उनको आप मान लीजिए स्टेज 1 या स्टेज 1 जो भी कहना है आपको। दूसरे पर क्या होगा, उनका रोल प्ले जो किया जा रहा है, जो नट नटी या जो एक्टर एक्ट्रेस जो उनका रोल प्ले कर रहा है, ये हो गया बी स्टेज या सेकंड स्टेज। और थर्ड जो होगा वो क्या होगा कि आप हैं, आप देख रहे हैं, आप उसका आनंद ले रहे हैं। तो जैसे दुष्यंत ने शकुंतला से प्रेम किया, उसी तरह अनुकरण करते ये बता रहा है कौन, जो कोई चिंकू गुड्डू जो भी हो, वह रोल प्ले करता है नट नटी के रूप में, और हमें लगने लगता है कि यही दुष्यंत है, यही शकुंतला है, ठीक है। और पहली बार अगर आपने देखा है तो वही छवि आपका बैठ जाता है। जैसे आप रूपा गांगुली ये एक्ट्रेस जो है, जब भी आप द्रौपदी का चेहरा याद करना चाहते हैं तो आपको रूपा गांगुली का ही ध्यान में आता है, या आप जब भी आप जो भी नायक में देखेंगे उनका वही छवि याद आ रहा है। तो वो वास्तव में द्रौपदी नहीं है, रूपा गांगुली, रूपा गांगुली सेकंड स्टेज के हैं, और हम लोग महाभारत देख रहे थे तो हम लोग थर्ड स्टेज के हुए। तो ये 3 स्टेज की कल्पना आप करिए, इसके आधार पर आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो चारों का है वो समझ में आ जाएगा।
और अगर ये तीनों ये समझ में नहीं आएगा तो फिर घूमते रहिएगा, टहलते रहिएगा। देखिए ये मंच है, यहाँ पर नट नटी प्ले कर रहे हैं और सामने में आप बैठे हुए हैं, लेकिन वो जिसका प्ले कर रहे हैं वो तो कहीं और है, लेकिन वो भी हैं या होंगे, कुछ तो होगा ही। अब होता क्या है कि ये क्या कह रहे हैं, ये जो भट्टलोलट है, इनका सिद्धांत, जैसे आपने 3 स्टेज देखा ना यहाँ पर, 1 2 अब 3, ये अभी जो मैंने 3 डैश दिया, अब पहला डैश मान लीजिए राम आदि वाला, दूसरा मान लीजिए जो ये नट नटी वाला, और तीसरे पर आप बैठे हुए हैं। ठीक है, अब ये जो इनका जो सिद्धांत होगा वो क्या होगा, 1 2 0। ठीक है, इनका भट्टलोलट का सिद्धांत होगा 1 2 0। ये क्या कहेंगे, सबसे पहले रस की उत्पत्ति कहां पर होगी, पहले स्टेज में, अर्थात रामादि में, रामादौ। ठीक है, विभावानुभाव व्यभिचारी के संयोग से रस की उत्पत्ति कहां पर होगी, रामादि में। ठीक है, उसके बाद रस की उत्पत्ति, रस कहां पर सृजन होगा, निस्सरण होगा, तो नट आदि में, क्योंकि नट आदि उनका अनुकरण कर रहा है, और बचे हम लोग जो देख रहे हैं वहां पर 0, कुछ नहीं आएगा, रस वहां तक पहुंचेगी ही नहीं इनके अनुसार। ठीक, 1 2 0 ये भट्टलोलट है, अर्थात मूल रूप से रामादौ, और उसके बाद कहते हैं तद्रूपतानुसंधानान नर्तकेपि, अर्थात उनके रूप का अनुसंधान करने के कारण नर्तक में भी, मतलब सेकंड कैटेगरी हो गया, अर्थात उनका अनुसंधान करने के कारण नर्तक तक भी सामाजिक में रस की प्रतीति हो जाती है। अब यहां पर बहुत बड़ी समस्या है इनके बारे में, और यही स्टेप में मैं समझाऊंगा चारों का। जैसे आप शंकुक का देखेंगे, शंकुक में हो जाएगा यही 0 1 2 हो जाएगा शंकुक में, है ना। तो ये नंबरिंग आप याद रखेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा। अब देखिए कहते क्या है, इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले रस की उत्पत्ति होगी कहां पर, रामादि में। अब एक बात बताइए, इतिवृत्त जो है उसके जो नायक नायिका है 2 तरह से हो सकते हैं। एक तो हो सकता है जो कि वो किस तरह के हों, वास्तव में हकीकत में हों, जैसे राम सीता थे, लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि कोई ये राधा और ये मोहन नाम के कोई प्रेमी युगल कभी किसी के मन में आ गया, जो ये दोनों प्रेमी युगल हैं, और इनके आधार पर हमने कथा वस्तु बना ली और नाटक हो गया, जिसका पहला स्टेज जो है वह सिद्ध ही नहीं है, काल्पनिक है कथानक। तो वहां पर कहां होगा, ये नंबर 1 पर जो आपने कहा रामादौ रस की उत्पत्ति होगी। मान लीजिए राम तो वास्तव में थे, राम सीता इसलिए कह रहे हैं ना, अगर ऐसे का ले लें जो कभी था ही नहीं, कभी की कल्पना मात्र रही है, ऐसे भी तो कथानक होते हैं, वहां पर कैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक समस्या है इनमें। दूसरी समस्या क्या है कि रस की बात किसके लिए की जा रही है, ऑडियंस गया है टिकट खर्च करके देखने के लिए और उसको रस की प्रतीति ही ना हो तो वो क्यों जाएगा। मतलब किसी भी दृष्टि से शाकुंतलम भी हम लोग देखते हैं तो वहां पर कहा गया है जो कि ये अपरितोषात विदुषाम बात की जा रही है। अगर जो दर्शक है, दर्शक को ही रस की प्रतीति नहीं होगी तो ये कौन सा सिद्धांत हुआ। तो इसमें 2 समस्याएं हैं। एक तो हो गया जो कि इससे संदर्भित, जो कि आप रामादि में तो कह रहे हैं, लेकिन जो काल्पनिक होंगे पात्र, उनके संदर्भ में क्या कहेंगे आप। और दूसरा ये हो जा रहा है कि ये जो सबसे सामाजिक में रस की जो प्रतीति की समस्या है ये न्यूनता में, तो आप न्यूनता में ये लिखेंगे
सिद्धांत में आप जो अभी हमने बताया है अपनी भाषा में आप लिखेंगे, और उसके बाद न्यूनता में ये लिखेंगे आप, ठीक है। और रिमार्क में 120 लिख लेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद जो है किसी को समझ में आया या बिल्कुल नहीं आया या थोड़ा बहुत आया है? जिसको बिल्कुल नहीं समझ में आया है वो हैंड रेज करेंगे पहले। और जिसको सब कुछ समझ में आ गया वो हैंड रेज करेंगे। और जिसको थोड़ा थोड़ा आया वो सभी है ही, तो मतलब सभी थोड़ा थोड़ा वाले हैं। ये भट्ट लोल्लट का रस सूत्र की व्याख्या समझ में आई? किस किस को नहीं आई है? भट्ट लोल्लट जो है, हालांकि काव्य प्रकाश में अभी आप बहुत लंबा चौड़ा देखेंगे, मैं उतने में नहीं जा रहा हूं। जो कहते हैं विभाव ललनोद्यानादि आलम्बनोद्दीपनम कारणेडत्तादिको भावो जनिता है। हाँ, इसमें एक और है, संयोग पद का अर्थ क्या होगा, संबंध जो है, एक कॉलम और बना लेंगे। यहां पर होगा क्या, उत्पाद्य उत्पादक भाव। संयोग पद का जो अर्थ लेते हैं उत्पाद्य उत्पादक भाव, क्योंकि जब कुछ उत्पन्न होता है तो एक उत्पादक होता है और दूसरा उत्पाद्य होता है। एक उत्पादक होता है और दूसरा उत्पाद्य होता है। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो बच्चा जो पैदा हुआ है वह उत्पादक है, हालांकि उत्पादक टर्म थोड़ा अशुभनीय हो जा रहा है, और उत्पाद्य है, सॉरी उत्पाद्य है, और जननी जो है वो उत्पादिका है, ठीक ना। ये आप किसी फैक्ट्री के संदर्भ में देखिए, जो कि एक ये मोबाइल है तो मोबाइल ये हो गया उत्पाद्य, और जिस कंपनी ने उत्पादन किया वो हो जाएगा उत्पादक। तो इनमें संयोग क्या लिया जाएगा, उत्पाद्य उत्पादक। तो यहाँ पर रस जो हो जाएंगे, यहाँ पर ये बता जो रहे हैं, संयोग जो होगा विभाव और वाद के साथ इनका जो संबंध है वह उत्पाद्य उत्पादक का हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। 4-5 कॉलम जो आपने बनाया है वो नंबर 1 के लिए हुआ, अर्थात भट्ट लोल्लट के लिए। अब शंकुक को देख लीजिए, दूसरे नंबर पर आएंगे शंकुक। शंकुक किस संप्रदाय से संबद्ध है? श्रेया, शंकुक किस संप्रदाय से संबद्ध है? अनुमितिवाद। अनुमितिवाद तो है, वो तो वाद का नाम हुआ उनका, लेकिन संप्रदाय क्या है इनका, किस दर्शन संप्रदाय से हैं? दर्शन संप्रदाय जो इनका है, क्या है? मीमांसा दर्शन के। मीमांसा तो भट्ट लोल्लट थे। शंकुक जो है वो न्याय से संबद्ध है, अर्थात न्याय दर्शन के अनुगामी है। देखो, जिस दर्शन के जो है वो अपने दर्शन के अनुसार ही चर्चा करेंगे। मीमांसा दर्शन के थे तो कर्म फल की बात वहां पर की जाती है, तो उत्पत्ति की बात हो गया। ये जो है प्रत्यक्ष अनुमान उपमान आदि की बात की जाती है, तो यहाँ पर अनुमितिवाद हो गया, क्योंकि प्रमाण इनके लिए महत्वपूर्ण है। अनुमितिवाद हो गया। अब अनुमितिवाद हो गया तो ये चाहते हैं क्या कि उनके वाले में जो समस्या है सामाजिक वाला, उसको हम दूर करें। और ये दूर करने के लिए बड़ा एक इंटरेस्टिंग टूल लाते हैं। कहते क्या है कि ये जो आप संसार में जितने प्रकार का ज्ञान देखते हैं उसको हम 4 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, श्रेणीबद्ध कर सकते हैं। या तो सम्यक ज्ञान होता है, मैं साक्षात देखता हूं आपको, आप हैं, ये ज्ञान जो है वह साक्षात सम्यक ज्ञान के रूप में लिया जाएगा। दूसरी तरह का मिथ्या ज्ञान होता है, क्योंकि कोई है और कह दे नहीं वह व्यक्ति तो नहीं है, उत्तर काल में जो बाधित हो जाता है, अरे मैं तो समझता तो राम है लेकिन राम नहीं है, मोहन है ये। या आप भी कहते हैं कि किसी को मैंने जैसे आपको समझा था आप वैसे नहीं है, आप वो नहीं है। मतलब जिन जिन गुणों की कल्पना आपने की गई थी वो बाद में जाकर पता चलता है वो गुण नहीं है आप में, तो उत्तर काल में बात हो जा रहा है। तो कुल मिलाकर के सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान,
एक होता है संशयात्मक ज्ञान, जो कि जब आप कोहरा लगा होता है उस समय में आप देखते हैं तो आपको पता नहीं चलता है जो कि यह आदमी है या क्या है। जैसे कोई खंभा आपने देखा तो खंभा है कि क्या है आपको समझ में नहीं आता है। तो मतलब क्या होता है कि उस समय दो ज्ञान जब चलेगा तब संशयात्मक ज्ञान होता है। दो ज्ञान होगा, ये है या ये नहीं है, तो संशयात्मक ज्ञान होगा। चौथा क्या होता है, सादृश्य, तुलना करते हैं आप, कहते हैं ना गो सदृश गवाया है। तो कह रहे संसार में जो भी ज्ञान होगा ये चार प्रकार का ही होता है, लेकिन ये रसक की जो अनुमिति होती है वो पांचवें प्रकार से होती है। और वो क्या है, चित्र तुरग न्याय से। कहते हैं सम्यक मिथ्या संशय सादृश्य प्रतीतिभ्यो विलक्षणया चित्र तुरग न्यायेन। अब चित्र तुरग न्याय क्या है, चित्र में जो तुरग है अर्थात घोड़ा, अर्थात पेंटिंग बनाई गई है घोड़े की, वो जो है उसका न तो सम्यक ज्ञान हो रहा है घोड़े का, ना मिथ्या ज्ञान हो रहा है, ना संशयात्मक ज्ञान हो रहा है, नहीं सादृश्य ज्ञान हो रहा है। तो सम्यक मिथ्या संशय सादृश्य प्रतीति से भिन्न पांचवें प्रकार के चित्रतुरग न्याय से रस की अनुमिति होती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। सम्यक मिथ्या संशय सादृश्य प्रतीति से भिन्न पांचवें प्रकार के चित्रतुरग न्याय से रस की अनुमिति होती है। ये जो रस की अनुमिति होती है, सर क्लास के बाद, हाँ क्लास के बाद कर लेता हूँ सर, ठीक, हाँ ठीक 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 9 बजे कर लेंगे। तो रस की प्रतीति जो होती है वह किस तरह से, रस की अनुमिति वो होती है किस तरह से, यह अनिवार्य रूप से रस की अनुमिति होती है पांचवें प्रकार के चित्रतुरग न्याय से। अब ये क्या करना क्या चाह रहे हैं, ये कहते क्या है कि किसको में प्रतीति होगी, तो नट को, सॉरी अनुमिति किसको होगी, नट को अनुमिति होगी, जी सॉरी रस जो होगा मुख्य रूप से वो रस ये नट में होगा। एक मिनट, इनकी पंक्ति जो है, हाँ नट में हो रहा है, लेकिन उसके ये जो सामाजिक जो है वह उस वासना का चर्वण करेंगे तो जाकर के रस को आस्वादित वो कर पाएंगे। अर्थात ये क्या करना चाह रहे थे कि वहां पर सामाजिक की प्रतीति नहीं हुई थी, तो इन्होंने क्या किया, जो कि एक स्टेप पिछला वाला छोड़ दिया, रामाजी में छोड़ दिया, नट में पहले रस को ला रहे हैं और उसके बाद नट में जो हुआ है आस्वादन किया गया है उसी से सामाजिक में आस्वादन किया जाएगा। वस्तुतः है ये जो हाँ, तो ये पहले क्या होगा, नट में होगा और दूसरे नंबर पर आ जाएगा किसमें, ये सामाजिक में। तो कैसे कंडीशन बनेगा इनमें कंडीशन बनेगा 0 1 2 इस तरह से। अर्थात रामादि में कुछ नहीं, चर्चा ही नहीं करते हैं, प्रथमतः नट में, और उसके बाद चरवणा जो होती है वह इनमें सामाजिक में। लेकिन इनके बारे में समस्या यथावत बनी रहती है, करें कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आप जो कहते हैं कि अनुमान के द्वारा रस आप ग्रहण करते हैं, ये कैसे संभव है? रस तो साक्षात विषय है, अर्थात साक्षात न होकर के अगर आप अनुमिति के माध्यम से करना चाहते हैं तो रस की प्रतीति नहीं हो पाएगी। ठीक, ये इनमें बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। सामाजिकों के लिए ये रस की प्रतीति करवाने के लिए प्रयास इन्होंने किया, लेकिन इनमें सबसे बड़ी समस्या यही हो जाती है कि ये रस की अनुमिति जो है वह सही सही व्याख्या नहीं कर पाता है, क्योंकि साक्षात अगर ग्रहण हो तब तो ठीक है, ये साक्षात ग्रहण तो होगा नहीं, ये क्या होगा कि अनुमिति के द्वारा हो रहा है। ठीक है, अनुमान किया जा रहा है। तो ये आपका हो गया जो कि नैयायिक जो है असंपुग उनकामत। अब
कहते हैं तीसरे और नंबर पर आते हैं कौन, भट्ट नायक। कह रहे हैं जो कि ये तो जितनी बात कर रहे हैं ये सब ऐसा कुछ नहीं है, न तो ताटस्थ्य से ये हो सकता है, न ही रस की प्रतीति हो सकती है, न उत्पत्ति हो सकती है, और न ही अभिव्यंजित हो सकती है। अभिव्यंजित हम पढ़ेंगे अभिनव गुप्त को। तो कह रहे हैं कि ये सब जितनी भी कह रहे हैं ये सब ऐसे ही है, ऐसे इससे काम नहीं चलने वाला है। वस्तुतः रस की क्या होती है, रस को की भुक्ति होती है। ये कहते हैं रस की भुक्ति होती है। ये है क्या, सांख्य दर्शन के अनुयायी है। कॉलम में नोट कर लेंगे, सांख्य दर्शन के अनुयायी है। भट्टनायक जो है सांख्य दर्शन के अनुयायी है। और कहते क्या है भट्टनायक, जो कि ये भोजकत्व व्यापार से आस्वादन किया जाता है और भावकत्व व्यापार से साधारणीकरण किया जाता है। अर्थात भोजकत्व भावकत्व व्यापार से जस जो है वो भुक्ति होती है। अब देखिए सांख्य दर्शन में आपने पढ़ा है पुरुष जो है वह दृष्टा है, भोक्ता है। अब जानते हैं भोक्तृभावाद, तो वही बात यहाँ पर लिए है। जैसे पुरुष जो है वहां पर प्रकृति का भोग करता है, वैसे ही यहाँ पर इन्होंने भुक्ति को रख दिया है और इसके लिए कल्पना कर लिया है भोजकत्व व्यापार और भावकत्व व्यापार। ठीक है। और हाँ, इससे पहले जो आपने देखा था वहां पर गम्य गमक भाव या अनुमान और अनुमाप्य अनुमापक भाव आप देखते हैं, ये शंकुक वाले में संबंध वाला जो दिखा था आपने। यहाँ पर क्या होता है, भोज्य भोजक ये व्यापार जो आपने देखा था भोजकत्व और भावकत्व व्यापार। भोजकत्व व्यापार से आस्वादन किया जाता है और भावकत्व व्यापार से उसको साधारणीकरण कर लिया जाता है। ये भट्टनायक का सिद्धांत है। का क्या संबंध बताया था? ये गम्य गमक भाव संबंध होता है या वहां पर अनुमान अनुमाप्य अनुमापक भाव। ठीक है। और यहां पर ये हो जाएगा भोज्य भोजक। ठीक है। अब ये जो है भट्टनायक, इन पर सबसे बड़ा आक्षेप लगता है ये आप जो अपनी मर्जी से कल्पना कर लिए भोजकत्व भावगत व्यापार, ये इससे पहले कहीं आया भी है या वैसे ही आपने कर लिया। मतलब ये कोई प्रसिद्ध व्यापार इस तरह का नहीं है और इससे समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। ये आपके कपोल कल्पित आपके हैं। ठीक है। ये मान करके इनको साइड कर दिया जाता है। ये जो दो व्यापार हैं ये अनुभव सिद्ध नहीं है, ऐसा कह करके उन्होंने ये टाल दिया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे अभिनव गुप्त को। अभिनव गुप्त वाला जो है थोड़ा विस्तार पूर्वक देखेंगे, क्योंकि रस का जो वैशिष्ट्य है वो सभी अभिनव गुप्त की व्याख्या में आ जाता है। ठीक है। जैसे पानक रसम न्याय न, या फिर ये विभाग आदि जीवितावधि सकल सहृदय संवाद भाषा, ये बहुत सारे टर्म आ जाते हैं इसमें। तो ये जितना भी है ये हम अगले दिन देखेंगे, क्योंकि आज इससे आगे नहीं करेंगे। इसके बाद जो टर्म आएगा विषय वस्तु वो होगा रस के अलौकिकत्व। रस के अलौकिकत्व जो है उसमें भी हम 2-3 स्टेप में देखेंगे रस के अलौकिकत्व को। और रस के अलौकिकत्व को देखने के बाद उसमें कार्य न तो कार्य है न ज्ञाप्य है, इस तरह देखेंगे। उसके बाद निर्विकल्पक सविकल्पक को लेकर के देखेंगे। ये हम देखेंगे इनका जो ये जो रस का अलौकिकत्व है, अर्थात लौकिक नहीं है ये। उसके बाद फिर इनके भेद शुरू होंगे, जिसमें कि श्रृंगार को देखेंगे। श्रृंगार में संभोग श्रृंगार या संयोग श्रृंगार और दूसरा विप्रलंब देखते हैं। तो संभोग जो होंगे, संभोग श्रृंगार जो है श्रृंगार, वो संयोग श्रृंगार के आप अनंत भेद होने के कारण एक ही भेद देखते हैं। और वो एक भेद किस तरह से कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए अब ये तो अलग अलग इतने भेद होंगे इनके, और नायक नायिका की दृष्टि से उनके व्यापार जो है उनकी दृष्टि से जो आलिंगन अधरपान परिचुम्बन आदि जो है इसके भेद से अलग अलग हो जाएंगे। और उसके साथ साथ जितने भी
ये है, अर्थात उनके नायक नायिका, इनके भेद से करेंगे तो और भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इस कारण से इनको एक ही भेद मान लिया जाता है। और इतना ही नहीं, आप जब देखेंगे आप विप्रलंब, तो विप्रलंब वाले में 5 भेद आएंगे, तो इसको सबको एक मान लिया जाता है इस तरह से। अर्थात चूंकि इनके बहुत सारे भेद हो जाएंगे, इसलिए इनको संक्षेप में सबको साकल्यन एक मान लिया जाता है। तो ये हम लोग देखेंगे। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है रस, उनका देवता, उनका जो रंग है, ये एक महत्वपूर्ण होता है। ये जो है वो चार्ट अनिवार्य रूप से बना लेंगे। और सभी को तो आप याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन कुछ जो इनके ये हैं भेद है, जैसे आप अलग अलग रस में जो इन करेंगे तो वो आपको देखना होगा, जो कि उनके जो भेद प्रभेद हैं। तो प्रयास करेंगे कल जो है इस पर आगे हम चर्चा करें। कल हम चर्चा करेंगे, यहाँ से अभिनव गुप्त से प्रारंभ करेंगे, और इधर जितने भी और भी छिटपुट जितना बचा हुआ है उसको ध्यान रखते हुए करेंगे। तो इस तरह है, नेक्स्ट जो हमारी कक्षा होगी उसमें हम ये रख पाएंगे। और इसमें कल कक्षा नहीं होगी।